ओके सो बच्चों गुड इवनिंग टू ऑल। देखो यहाँ पे पिछली बार हमने पिछले लेक्चर में बेसिक चीज़ों की बात की थी, जहाँ पर हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब आप लिखते हो तो देर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग देम। वन ऑफ द वेज दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया था। एट द सेम टाइम वी हैड डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज द डॉट स्ट्रक्चर और द लुईस स्ट्रक्चर. Please note, please keep in mind that the Lewis structure we are going to discuss in great detail in the chapter of chemical bonding. ठीक है, आगे हम लोग और इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, नो डाउट. अभी आपको मैंने बहुत बेसिक आइडिया दिया था कि डॉट्स को लेकर आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हो और स्ट्रक्चर बनाते हो. उसके बाद हमने देखा था कंडेंस्ड फॉर्मूला. तो कंडेंस फॉर्मूला के बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हमने किए थे. आज जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कॉल्ड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और द जिगजैग फॉर्मूला. क्या बोलते हैं उसको अपन? नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग. अभी आपको नाम समझेगा कि उसको जिगजैग क्यों बोलते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. In this representation, the symbols of carbon and hydrogen are not written. Very important. कौन सी दो चीजें नहीं लिखनी है? कार्बन और हाइड्रोजन, ये नहीं लिखना है, ये अंडरस्टूड है. कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखना है, कार्बन और हाइड्रोजन अंडरस्टूड है. ठीक है, मतलब जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, जिगजैग लाइंस जो हम बनाएंगे, वो जिगजैग लाइंस ही कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, द लाइंस इटसेल्फ विल रिप्रेजेंट द कार्बन चेन एंड हाइड्रोजन भी बाय डिफॉल्ट ही कंसीडर होगा. जो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास अलग से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, उनको यू हैव टू राइट, बट यू डोंट हैव टू राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. If hydrogen is part of the functional group, तो आपको लिखना पड़ेगा. कई बच्चे बहुत बार गलती करके आते हैं कि सर अल्कोहल था, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था, मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि आपने बोला था हाइड्रोजन नहीं लिखने का, तो OH का मैंने H नहीं लिखा. ऐसे थोड़ी होता है. OH तो फंक्शनल ग्रुप है ना भाई, फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ेगा. जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन के जो पार्ट होते हैं, वो आपको नहीं लिखने. क्लियर है बात? तो हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या जिगजैग फॉर्मूला में क्या नोट करना है? पहले कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखना है और फंक्शनल ग्रुप लिखने. ये क्लियर? द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस डिनोट्स कार्बन एटम. इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस डिनोट्स कार्बन एटम. यानी जहां जहां पर लाइंस का इंटरसेक्शन होगा वहां पे बाय डिफॉल्ट आप ये अज्यूम कर लोगे कि क्या था? कार्बन एटम था. बात समझ में आई? जहां पर भी लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन की जगह पे आप अज्यूम कर लोगे कि क्या था? कार्बन एटम था. नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. वी विल डू मेनी एग्जांपल्स ऑफ वेरियस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले एंड हाउ दे आर गोइंग टू लुक एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो फंडा है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एग्जांपल से सीधा शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. फंडे आपको समझ में आ गए. कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखना है, इंटरसेक्शन पे यू अज्यूम कि कार्बन है. तो सपोज मेरे पास CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसा एक स्ट्रक्चर. कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4. ठीक है. कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं टोटल? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10. तो C4H10 आपको दिख रहा है. हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ना ही कार्बन लिखना है ना ही हाइड्रोजन लिखना है. तो आप बोलोगे सर फिर से लिखेंगे क्या? हम ऐसी लाइंस बनाएंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगी. बस इतना समझना है. चेक करो, इजी.
कितना इजी हो गया। यहां पर जो भी स्टार्ट पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन। कितने डॉट दिखे आपको बच्चों? 4 कार्बन दिख गए। और बाकी अंडरस्टूड है कि भाई ये वाला जो रेड कलर का कार्बन है, समझो मैं नंबरिंग भी कर देता हूं आपके लिए, 1 2 3 और 4, समझ जाओ ऐसे। जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इस तरफ बना हुआ है, एक बॉन्ड इस तरफ बना है, तो बाय डिफॉल्ट इस पे CH2 ही होगा ना। बात सही है? लिखने की जरूरत है क्या? कोई भी थोड़ा भी इंटेलिजेंट इंसान होगा समझ जाएगा कि CH2 लिखा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। जैसे ये थर्ड नंबर वाला कार्बन है, तो इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, तो अंडरस्टूड है कि वो CH2 ही होगा, बोलो हाँ कि ना। फोर्थ नंबर वाला कार्बन जो है ये, इसको सिर्फ एक बॉन्ड इस तरफ है, तो उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। अंडरस्टूड है? तो अगेन ये इंटेलिजेंट लोगों का तरीका है लिखने का, जहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े आपको कार्बन का पूरा स्केलेटन बनाने में, और पूरा लाइन का जो है आप ऐसे बस आपने ऐसे लाइन बना दी, बन गया स्ट्रक्चर। कितना कन्वीनियंट और कितना इजी, बोलो हाँ कि ना। राइट? अगेन जस्ट लाइक कंडेंस फॉर्मूला वाज देयर, दिस वन आल्सो बिकम्स वेरी वेरी इजी टू एक्सप्रेस। चलो ऐसे देखते हैं। अभी मेरे को CH3 CH2 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 और CH3 ऐसा लिखने का है, तो कैसे बनाऊंगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? एक देखो, काउंट करके देख लो, आपको बन जाएगा आपका 1 2 फिर 3 4, है ना? 3 4 5 बन गया। देख लो कितने काउंट किया आपने, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टोटल पॉइंट्स है आपके, और आपका बन गया आंसर सीधा सीधा 6 कार्बन का पूरा चेन। ना कार्बन लिखा ना हाइड्रोजन लिखा, अंडरस्टूड हो गया, बोलो हाँ कि ना। यस बच्चों। अब थोड़ा सा ब्रांचिंग की तरफ जाते हैं। ब्रांचिंग में कैसे लिखेंगे? पहले एक और सिंपल वाला लिख लेते हैं। सपोज मेरे को ऐसा लिखने का है, CH3 CH3, तो बोलो सर ये तो बड़ा स्टूपिड है, ऐसा कैसे होगा? तो एक लाइन ही बना दूं, है कि नहीं? एक कोना यहाँ पे CH3, एक कोना यहाँ पे CH3, हो गया। तो लाइन बना के तो फायदा नहीं है, तो मिनिमम 3 कार्बन होगा तो मजा आएगा उसको लिखने में, है कि नहीं? बच्चों देखो 3 कार्बन हो गया ना, एक ऐसा बस ट्रायंगल, एक पहाड़ ऐसा बना दिया, बन गया प्रोपेन, बन गया प्रोपेन। अब जरा थोड़ा ब्रांचिंग के हिसाब से देखना, इसमें भी मजा आएगा। CH3 CH CH3 CH3, इस पे चेन में कितने कार्बन है? 3। और ब्रांच में कितने? 1। समझो ऐसे किया, चेन में हो गए 3, और सेंटर वाले पे, सेकंड नंबर वाले पे एक ब्रांच है, तो ये ब्रांच ऐसे बना दी, देखो बन गया, इजी। अंडरस्टूड है कि नहीं है बताओ? ध्यान से सोचना, आप लोग जिन लोगों को अगर ये डाउट लग रहा है तो ध्यान से सुनना कि यहाँ जहां जहां कोने हैं और जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां तो कार्बन है ही ना। तो ये कार्बन के देखो ना, 1 2 3 बॉन्ड, तो अंडरस्टूड है कि भाई CH आएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है बॉन्ड लाइन में, ऐसे अपने आप आपको रियलाइज होगा कि सबसे अच्छा और सबसे प्यारा तरीका कौन सा है अभी तक? बॉन्ड लाइन। सबसे इजी सिंपल, डिजाइन बना देना है, स्ट्रक्चर बन गया, है ना बच्चों? चलो और एक अच्छा वाला करते हैं, CH3 C CH3 CH3 और CH3। क्या आप लोग जान सकते हैं कि, समझ सकते हैं कि इसमें कितने क्या क्या आएंगे ब्रांचेस और क्या क्या आएंगे, बताओ? ओके, सो चेन में आएगा आपका 3, चेन में आ गए आपके 3, ठीक है। ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, बन गया। यस बच्चों। अब ध्यान से जरा एक चीज को देखना, कैन आई राइट द सेम स्ट्रक्चर लाइक दिस? सोचना और बताना।
कि कुछ गलत बना है क्या? देखो 1 2 3 4 और ये बराबर तो बनाया है कि नहीं, है ना बच्चों? तो यहां पर आपको ये रियलाइज होगा कि जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की हम बात करते हैं ना, तो शेप्स को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे कि कोई एम बनाएगा और आप डब्ल्यू बनाओगे, है तो वो एक ही बात। कार्बन के रिस्पेक्ट में तो इधर 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 और 5 वही रहेगा, है कि नहीं? तो आपको ये समझना है कि वो मल्टीपल शेप्स के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? सो दिस कैन बी एज यू सेड 3 कार्बन, एक चेन ऊपर, एक ब्रांच नीचे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये प्लस साइन के फॉर्म में भी हो सकता था, या फिर ये एक्स के फॉर्म में भी हो सकता था। है तो एक ही बात ना, सिर्फ रोटेट करके दिखाया आपको, है कि नहीं? बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? तो बॉन्ड लाइन को लेकर आपके टेक्स्ट बुक में एक ही पैराग्राफ में उड़ा दिया है, बट बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं, खास करके आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ना दोज हु आर गिविंग ओनली बोर्ड्स और नाटा और समथिंग, दे माइट बी थिंकिंग कि मेरे को क्या करना है एमसीक्यू का। बॉस ऐसा नहीं है, आपको बोर्ड्स में भी आगे 12th तक, 12th के एंड तक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बनाने का बोला जा सकता है। Even when you are writing the reactions, they can give you the reaction in the form of bond line formula. So this is something which is very basic, which will be applicable throughout the 2 years. I hope you all have understood what I am saying. चलो अब थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। मैं आपको शेप दूंगा, आप स्ट्रक्चर बनाते हो, ऐसा देखते हैं। अगर वो आपको शेप देगा, आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वो ट्राई करें। समझो M और यहां पर एक ऐसा दिया, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? क्या करेंगे सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 5 कार्बन की एक चेन आप अपनी बना लेंगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है कि एक ब्रांच है, तीसरे नंबर पे आपने बना दी एक ब्रांच, दिख रहा है आप लोगों को? तीसरे नंबर पे एक ब्रांच है। बस अब क्या करना है, कंप्लीट करना है स्ट्रक्चर को। CH3 CH2 CH CH2 CH3 और सबको ज्वाइन कर देना है। बीच वाले स्ट्रक्चर पे CH क्यों आया भाई? क्योंकि 1 2 और 3 बॉन्ड गए हुए थे, तो H आएगा, सीधी बात है। बोलो हाँ कि ना। ये अंडरस्टूड है? कितना इजी हो गया, है ना? नाउ व्हाट इफ इथाइल इज द ब्रांच? चलो इथाइल, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इथाइल देन? चेक। काउंट करो कितने कार्बन है चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 7। यस, 7 कार्बन इन द चेन बच्चों। अच्छा बाय द वे, आपको ये रेड कलर के जो डॉट्स है वो दिखाने नहीं है एग्जाम में, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अब लोग ध्यान से सुनना। तो काउंट करो जरा, हुए 7? 1 2 3 4 5 6 7 हुए 7। अच्छा नंबरिंग देखो, कहाँ से करके देखूंगा? 1 2 3, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4, कहाँ पे आना चाहिए? राइट की लेफ्ट? नंबरिंग राइट से आनी चाहिए कि लेफ्ट से आनी चाहिए? ऑब्वियसली राइट से आनी चाहिए, क्योंकि छोटा नंबर 1 2 3 थर्ड पे आता है कि नहीं? तो यहां पर देखो तो 1 2 और 3 पे मेरा इथाइल है। अब यहां पर आता है कैच, ध्यान से देखना कि इथाइल कैसे दिखाऊं। इथाइल विल बी वन ब्रांच फॉर मिथाइल एंड अनदर वन फॉर इथाइल, ऐसा। समझा कि नहीं समझा? फिर से देखो, वन ब्रांच फॉर इथाइल, तो वापस इंटरसेक्शन आया कि नहीं आया?
इंटरसेक्शन आया तो मतलब कार्बन आ गया। तो ये अंडरस्टूड हो गई बात। तो आपको कोई पूछेगा तो आप बोलोगे एक्चुअली यहाँ पर 2 कार्बन देखो। अच्छा, इसमें ना पब्लिक आपको बहुत घुमाती है। पब्लिक कैसे घुमाती है देखना ध्यान से। क्या इसमें आपकी लाइन की लेंथ मैटर करती है क्या? मैं एक लाइन लंबी बना दूं तो भी ये मिथाइल है, या छोटी बना दूं तो भी ये मिथाइल ही है, एक ही कार्बन है बॉस। लाइन की लेंथ मैटर नहीं करती, लाइन में इंटरसेक्शन यानी बेंड कितने हैं वो मैटर करता है। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इथाइल यानी कि 2 कार्बन। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाला बनाता हूं। ये साइन तो सबने देखा होगा, क्या दिखता है? क्या क्या बोलते हैं इसको अपन? दिवाली वगैरह में देखते होगे आप। हाँ, आई एम नॉट ड्रॉइंग द रिलीजियस सिंबल, आई एम ड्रॉइंग केमिस्ट्री, राइट? जस्ट टू गिव यू एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपने को देख के ये कुछ अलग लगता है, बट केमिस्ट्री में अगर ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बना के दे दिया तो कैसे लिखोगे? सोचो जरा, सोचने वाली बात है। तो आप दोनों में से किसी भी एक को लाइन को पकड़ लो और देखो कि वहां पर कार्बन कितने बन रहे हैं आपके। समझ में आ रहा है आपको? देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन। थर्ड नंबर वाले बीच वाले पे इथाइल, फिर इधर भी इथाइल। समझ में आई बात? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्ट्रक्चर। अब ये मैंने क्यों बनाया स्वास्तिक वाला? बिकॉज ये आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक, बहुत सारी सीईटी की बुक, एमसीक्यू की बुक, जेई की बुक, कोई भी आप बुक उठा के देखोगे उसमें ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और कई बार एग्जाम्स में भी पहले आ चुका है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, इस पे यहां पर 2 कार्बन की ब्रांच और इस पे भी 2 कार्बन की ब्रांच। ठीक है ना? इस तरह से बच्चों। C2H5 C2H5। क्या मैं उल्टा दूसरा वाला लेता तो भी सेम आंसर मिलता? यस और नो? सेम मिलता ना? करेक्ट? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा सेम आने वाला था। इस तरह से तो स्वास्तिक बना के दे दिया। अब आपको मैं थोड़ा सा, अब ये टाइम पास कर सकते हैं अपन इसमें। टाइम पास मतलब प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि आपको उसने बोल दिया कि ई बना दो, ये लो, ये बना दिया, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन होगी ना बेटा? 1 2 3 4 और 5, बरोबर है बच्चों? है कि नहीं? और सेंटर वाले पे क्या होगा बताओ? यहां पे एक कार्बन लगा हुआ, तो CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH3। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बोलो हाँ कि नहीं। बस यही फंडा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, यही फंडा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का। चलो और एक करते हैं। ठीक है, देखो समझो ऐसा बना है कुछ भी, आप रैंडमली, मतलब आप सोचोगे क्या बना रहे सर, कुछ भी बनाते जा रहे, ठीक है, बट है एक्चुअली आप बॉन्ड लाइन में कितने भी बना सकते हो। और समझो यहाँ पे लास्ट में एक OH डाल दिया, तो वो जो OH डाल दिया तो वो कोने का कार्बन काउंट करने का कि नहीं करने का, ये सवाल है। OH डाल दिया तो लास्ट का कार्बन काउंट नहीं करने का, क्योंकि उसकी जगह पे ही OH है ना। इसका क्या मतलब कि ये कार्बन नहीं गिनने का है, ये कार्बन है ही नहीं, ये कार्बन है, लास्ट वाले पे OH है। तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, बहुत लोग करते हैं मिस्टेक, OH के यहाँ पे भी कार्बन काउंट करने लगते हैं। तो बॉस अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो तुम कार्बन काउंट करते, बात को समझो।
कुछ नहीं होता तो तुम कार्बन काउंट करते, बट उन्होंने कुछ नहीं क्या लिखा है ना, OH तो लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो हाँ कि ना। तो ये बात देखनी है और गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना, ये बात ध्यान से देखनी है बच्चों, ठीक है। ये मैंने रेड कलर तो वैसे आपको समझाने के लिए डाला था, बट आइडियली यू आर सपोज टू ड्रॉ इट नॉर्मली विदाउट एनी कलरेशन और एनी मार्किंग और एनीथिंग, जस्ट द नॉर्मल स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवें वाले पे OH लगा हुआ है, तो उसके पहले वाले पे सब पे चुपचाप CH2 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 और CH3 हमने लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अभी सपोज just for fun, if I want to draw one line here, if I want to draw one line here, if I want to draw one line here, just for fun, ठीक है, चलो ये 2 लगा दिए मैंने, तो क्या करेंगे आप, 1 2 एंड 3 लेफ्ट कॉर्नर से तीसरे नंबर पे, लेफ्ट कॉर्नर से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे एक कार्बन आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे भी एक कार्बन आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे आप लोग? इस तरह से बोलो हाँ कि ना। अब इजी लग रहा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, काफी सिंपल है ना। चलो अभी 10 एग्जांपल तो कर लिए, जस्ट फॉर बोनस एक और कर लेते हैं। सपोज मैं ऐसा एक एग्जांपल दूं आपको जहां पर इधर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया और इधर मैंने लगा दिया COOH और इधर मैंने लगा दिया एक मिथाइल। कितनी भी आप फैंसी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि आपको कितना भी वो कॉम्प्लेक्स बना के दे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या ये फंक्शनल ग्रुप बनाया हुआ है तो ये वाला कार्बन गिनने का? ऑब्वियसली नॉट। तो ये वाला 1 2 3 4 नंबरिंग राइट से कि लेफ्ट से? ऑब्वियसली राइट साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां है। कितने कार्बन है टोटल? 4, 1 2 3 4, चौथे वाले पे क्या लगाया हुआ है? COOH लगाया हुआ है, ठीक है। और तीसरे और चौथे के बीच में क्या लगाया हुआ बच्चों? डबल बॉन्ड लगाया। क्या दिख रहा है आपको? ठीक है। और वहां से नंबरिंग करते वक्त फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वाले पे एक CH3 यानी कि एक ब्रांच लगाया हुआ है। बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो। सिंपल है ना, इतना इजी। आपको कोई भी तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिया जाए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, आप बना सकते हो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सब आ सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप नोटिस करेंगे कि आपको तो टेक्स्ट बुक में एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, सिर्फ एग्जांपल है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर इथाइल अल्कोहल। C2H5OH क्या होता है बेसिकली? आपका इथाइल अल्कोहल होता है, जो कंज्यूमेबल अल्कोहल होता है ना, इथाइल अल्कोहल, वो। तो उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है लाइन और फिर OH, इसको जिगजैग फॉर्मूला भी बोलते हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो चीजें हमने सीखी, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखना सीखा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना सीखा, कंडेंस फॉर्मूला लिखना सीखा और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना सीखा। अब उस बेसिस पे जरा इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में सामने आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ओके चलो, पहला वाला एग्जांपल के उन्होंने आपको सॉल्व करके दिया है, डैश फॉर्मूला। अब ये इसको देखो ध्यान से, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है बच्चों? 4 कार्बन है, दिख रहा है आपको? 4 कार्बन है और सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, बोलो हाँ कि ना। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। आप नंबरिंग भी करके देख सकते हो 1 2 3 एंड 4। सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या बनाया हुआ है? डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये रहा डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, CH और CH3। बोलो हाँ कि ना। कितना इजी है,
आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप सामने सामने इसका स्ट्रक्चर पेंसिल से ड्रॉ कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कुछ? CH2 ग्रुप तो रिपीट हो नहीं रहा इसमें, तो कंडेंस फॉर्मूला भी पूरा का पूरा सेम टू सेम आएगा। बोलो हाँ कि ना, है ना? राइट, इस तरह से आएगा कंडेंस फॉर्मूला। और डैश फॉर्मूला कैसा आएगा? तो पूरा ऐसा लंबा, H H H, है ना, फिर CH, फिर CH, फिर H H और H, इस तरह से। ठीक है, नाउ आइडियली ये यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये बहुत ऐसे स्पेस कम है, तो खिचड़ी दिख रहा है आपको, बट मेक श्योर दैट यू राइट इट प्रॉपरली। ओके, पेंसिल लेके अच्छे से नीटली आप उसको लिखो। कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, आपको क्या दिया है? कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमें कंडेंस फॉर्मूला का दूसरा टाइप इसका लिखना है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। CHO को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, CHO को कैसे लिखते हैं अपन? वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, सो वी राइट इट एज C डबल बॉन्ड OH। जिनको फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पता मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं सुना है या नहीं देखा है, सो डोंट वरी, आई विल टेल यू। CHO ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप्स के काफी डिटेल्स हम लोग करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कितने कार्बन की चेन बनाऊं, 4 या 3? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो CHO, दिस वाज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बोलो हाँ कि ना? तो मेरा जो बॉन्ड लाइन बनेगा उसमें चेन तो 3 कार्बन की होगी ना बॉस? ठीक है, ये 3 कार्बन की चेन हो गई, देखो यहां पर 1 2 3 ऐसे ना, और जो चौथा वाला है उस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO वाला। ऐसे देखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। मतलब थर्ड कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप है CHO वाला, वो CHO का जो कार्बन है वही फोर्थ है। आई विल नॉट काउंट इट इन द चेन, मतलब उसको मैं ऐसे बनाऊंगा नहीं, मैं 3 कार्बन की पूरी बॉन्ड लाइन बनाऊंगा और चौथे वाले का फंक्शनल ग्रुप, मतलब तीसरे वाले पे फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा। ऐसा फंडा है, प्लीज डू नॉट मेक अ मिस्टेक हियर। फिर से देख लो, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग 3 हियर as 1 2 and 3, and on the third one you're going to draw CHO functional group। इस तरह से उसी की जगह पे OH होता या CN साइनाइड होता या कुछ भी होता, आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो बच्चों आप नोटिस करेंगे कि अलग अलग बॉन्ड लाइन फॉर्मूले जो हैं वो इस तरह से अपन बना सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी बता दिए, इसमें से काफ़ी सारा सॉल्यूशन भी दिया। ये पूरा टेबल आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे अगले लेक्चर में पूछेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे बच्चों, अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक आइडियाज देखे, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, हमने कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा, हमने डॉट स्ट्रक्चर देखा, और हमने बॉन्ड लाइन यानी कि जिगजैग फॉर्मूला देखा। यहां तक सबको क्लियर है? कोई किसी को इशू, कोई डाउट नहीं? अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे, और असली मुद्दा बहुत सही है। हम लोग केमिस्ट्री में क्या स्टडी कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर केमिकल्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। ये जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं, ये 2D है कि 3D है? ये तो रियल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो ये 3D होंगे कि 2D होंगे? क्या लगता है आपको? 3D होंगे। कॉमन सेंस की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना ध्यान से, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। ये तो 3D होंगे। और ये 3D मॉलिक्यूल्स बचपन से आप बनाते आ रहे हो पेपर पे, कैसे? 2D में।
तो पेपर पे ड्रॉ करते हो, लेकिन क्या मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसा चपटा दिखता है, पेपर पे चिपक जाता है? नहीं, मीथेन का मॉलिक्यूल तो 3D में होता है बॉस। लॉजिकल बात बोल रहा हूं। तो अभी तक जो आपको सिखाया गया वो कोई भी फॉर्मूला हो, वो बॉन्ड लाइन हो, कंडेंस्ड हो, स्ट्रक्चरल हो, कोई भी हो, दैट इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ कि ना, अग्री करते हो मेरे से सब लोग? कोई बच्चे को ये बाउंसर किया जो मैंने बोला? नहीं ना। असल ऑब्जेक्ट 3D है, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम उसको पेपर पे ड्रॉ कर पाए, हमने उसको 2D बना दिया। जैसे मेरे को पता है ये बॉटल 3D है, लेकिन मेरे को बॉटल ड्रॉ करने का है तुम्हारे लिए, तो मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ ये बॉटल, या बहुत बहुत फैंसी फील हुआ तो ऐसा करके ऐसा कुछ तो बना दूं। बट मुझे पता है ना कि ये तो मैंने 2D बनाया है ना यार, ये जिस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट है ना? तो सेम फंडा मॉलिक्यूल्स के भी अप्लाई होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं ये है एक्चुअली 3D। देखो, हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशन, पर हमारा कन्वीनियंस है उसको 2D ड्रॉ करने का। क्यों? क्योंकि हर बार 3D ड्रॉ करने जाओगे तो कंटाल जाओ। हर बार 3 डायमेंशनल आपको मैं बोलूं कि जब भी आपको जिंदगी में बॉटल बनानी है, आपको पूरी शेडिंग वेडिंग 3D वीडी करके बनानी, कंटाल जाओगे ना यार। ऑफ कोर्स you cannot draw everything in 3D. You have to draw, representations have to be simple, right? So that's the idea. The next set of representations will be the 3D representations. कौन सा? 3D representations. बात समझ में आ रही है? Yes? और यहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडे हैं जो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा, एल्केन्स की बेसिक्स बताऊंगा, देन आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस 3D, बिकॉज 3D बनाना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरा, 3D आपको शुरू के 4 पैराग्राफ पढ़ के 3D समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ये सब सीखने में टाइम जाएगा। ठीक है बच्चों? तो देखना, मैंने जैसे बताया कि आपको ये मैं पढ़ाऊंगा, पर ये मैं थोड़ा 1-2 लेक्चर बाद पढ़ाऊंगा, 3D वाला। एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में ये लोग ने यहाँ 3D दे के गलती की है, टू बी ऑनेस्ट, because once you get the basic idea of what alkanes are and how they are, only then you'll understand wedge and dash। नहीं तो आपको पूरा ही बाउंसर चला जाएगा। फिशर प्रोजेक्शन ये सब जो है ना, ये आपको टोटल बाउंसर चला जाएगा अगर मैं अभी बताऊंगा तो इसको हम लोग 1-2 लेक्चर्स में बेसिक्स करने के बाद वापस आके इसको सीखेंगे। ठीक है? मुझे आता है, तो तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम बाहर जाके बोलोगे सर को नहीं आता। ठीक है? ठीक है, देखो, तो पहले हमारा ये फंडा हमको समझ लेना है कि ये हम लोग 3D जो है वो आगे जाके सीखेंगे कब? जब हमें एक बेसिक आइडिया आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से वाले को 3D में लिखना जरूरी है और कैसे लिखना है। तो पहला हमारा फोकस रहेगा कि हाउ टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट्स डू दैट फर्स्ट, देन विल गो बैक टू द ड्राइंग ऑफ इट, है ना? तो हाउ टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? There are two ways. There are two ways of classifying organic compounds. One is based on the carbon skeleton, and the second one is based on the functional group. One is based on the carbon skeleton. The second one is based on the functional group. ये जो यहाँ पर आपके एक बॉक्स में आपको दिख रहा है, ग्रे कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा होगा आपकी टेक्स्ट बुक में भी, ये है कार्बन स्केलेटन के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनना, कार्बन स्केलेटन के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल, द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है? चलो जरा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहां पर फंडा हम लोग समझेंगे बच्चों ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंडा।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज which you have already studied about in school as acyclic and cyclic. कौन से असाइक्लिक एंड साइक्लिक। असाइक्लिक को आप ओपन चेन भी कहते हो। क्या कहते हो? ओपन चेन कंपाउंड्स। और यू ऑल्सो कॉल इट एलिफैटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं अपन? एलिफैटिक। ध्यान से सुनना। सो व्हेन यू से द वर्ड एलिफैटिक इट मींस ओपन चेन, यानी कि दो कॉर्नर जो है ना, कार्बन कार्बन जो कॉर्नर है वो मिलते नहीं, कॉर्नर मिलके चेन बंद नहीं हो रही, क्लोज नहीं हो रही। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है कि दो कोने मिलकर चेन बंद नहीं हो रही, चेन क्लोज नहीं हो रही। ठीक है? और साइक्लिक का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बताओ साइक्लिक का मतलब क्या होगा भाई? तो साइक्लिक का मतलब होगा ऑब्वियसली क्लोज चेन, है कि नहीं? एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं, मैंने कई बार, बहुत रेयरली टीचर्स को भी ये मिस्टेक करते हुए देखा है। एलिफैटिक एरोमेटिक ऐसा लिख देते हो। शायद आपके साथ भी स्कूल में हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ होता है। एलिफैटिक एरोमेटिक ऐसा याद कर लिया आपने, कंप्लीटली रॉन्ग। एक तरफ एलिफैटिक है जिसको हम लोग ओपन चेन कहते हैं, दूसरी तरफ क्लोज चेन है। एरोमेटिक अभी तक आया ही नहीं है, ध्यान से देख लो। मैंने लिखा है कहीं पे एरोमेटिक? नहीं। ध्यान से देखना, गलती नहीं करना बच्चों। तो एक तरफ है ओपन चेन, दूसरी तरफ है क्लोज चेन। ये बात क्लियर हुई सबको? इसमें कोई किसी को टेंशन नहीं है? है ना? एकदम प्यार से अपन बना रहे, देखो एकदम अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, क्लीन कट तरीके से। ठीक है ना? मेरे को पेपर नहीं लिखना है, आपको लिखना है, बट फिर भी मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं? ताकि आपके लिए भी ढंग से एक प्रेजेंटेशन करने का मोटिवेशन रहे। ठीक है बच्चों? सो असाइक्लिक एंड साइक्लिक, ये क्लियर? अभी असाइक्लिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई कैसे करना है, ध्यान से सोच सुनना। सॉरी, क्या हो रहा है इसको? ये जो एलिफैटिक या असाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, they are further classified into two categories of saturated compounds or unsaturated compounds. कौन से दो? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके? नाउ unsaturated ones are further classified into two categories कौन सी दो कैटेगरीज? एल्कीन्स एंड alkynes. And saturated ones become only a single category called alkanes.
alkanes, alkenes and alkynes, something that you all have all learned in school, how they are classified organic chemistry में, ये आपको समझने की जरूरत है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. समझ रहे हो बच्चों आप? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन स्कूल में सबने पढ़ा है. आपने क्या रटा हुआ है? एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड. सबको आता है ना ये? तो छोटे बच्चे को पूछेगा उसको भी आएगा, है ना? पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आता कहां पे है ये आपको समझना है. कहां आता है भाई? तो ये असाइक्लिक यानी कि ओपन चेन में, सैचुरेटेड में एल्केन आते हैं और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आते हैं. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? इस तरह से. तो ये पार्ट हुआ हमारा एलिफैटिक का यानी कि ओपन चेन का. अब जरा मूव करते हैं हम लोग कहां पे? क्लोज चेन की तरफ. तो यहां पर आप देख सकते हो कि एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक, असाइक्लिक या एलिफैटिक में वो लोग ने ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट अपन कर रहे हैं. अब आते हैं साइक्लिक वाली कैटेगरी. तो साइक्लिक में भी दो कैटेगरीज है. एक है होमो, दूसरा हेटेरो. फिर से देखो, एक है होमो, दूसरा हेटेरो. ध्यान से सुनना और समझना. पहला क्या था बच्चों? होमोसाइक्लिक. दूसरा क्या था? ऑफ कोर्स अगर एक होमो है तो दूसरा क्या रहेगा? हेटेरो ही रहेगा. होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम भी है. क्या है? होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. क्या नाम है? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. ये बात को समझो जरा. होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या है? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सवाल यह है कि होमोसाइक्लिक क्या होता है, कार्बोसाइक्लिक क्या होता है, ये समझना. साइक्लिक का मतलब क्या समझ में आया? पहले ये बताओ क्या समझ में आया? दोनों कॉर्नर्स जॉइंट रहेंगे और जो पूरी चेन है उस कंपाउंड की वो क्लोज हो जाएगी. चेन कैसी रहेगी? क्लोज रहेगी. ये क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो. सपोज ऐसे मेरे पास 4 कार्बन, ठीक है? एक बात समझ लो. क्या बोला मैंने? 4 कार्बन. तो ये वाला कार्बन फर्स्ट और सेकंड वाला जब मीट नहीं हो रहे, जब दोनों मिल नहीं रहे, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ओपन की क्लोज? फर्स्ट और लास्ट वाले मिल नहीं रहे, ऑब्वियसली आ जाएगा ओपन की कैटेगरी में. अब समझो मैंने ऐसा कर दिया, यहां का एक एक हाइड्रोजन हटा के इसको इससे जोड़ दिया. देखो अब क्या हुआ? स्ट्रक्चर कैसा हो गया? क्लोज हो गया. ये गया सबके भेजे में. बोलो हाँ कि ना बच्चों? अच्छा, इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में. क्लोज स्ट्रक्चर. आप क्या बोलते? यहां पे 1 2 3 और 4 कार्बन है ना. अभी तो किया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. और हर जगह पे जो कार्बन है उस पे 1 और 2 बॉन्ड यानी कि CH2. यहाँ पे क्या आता? CH2. यहाँ पे क्या आता? CH2. यहाँ पे क्या आता? CH2. ये क्लियर है? बोलो हाँ कि ना. नोटिस करना कि चारों जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, जो पूरा कंपाउंड क्रिएट हुआ है, उसमें 4 कोने हैं. चारों कोने पे कौन सा एटम लगा हुआ है? तो आप बोलोगे सर कार्बन लगा हुआ है. सारे सेम है, सारे कार्बन है. ये बात भी समझो, सारे के सारे सेम है, सारे के सारे कार्बन है. बोलो हाँ कि ना. मीन्स the same type of atoms are making the chain. The closed chain is made by the same का मतलब word homo है कि नहीं? तो साइक्लिक कंपाउंड बना, अच्छी बात है. किससे बना?
सेम टाइप के एटम से बना। और वो सेम टाइप का एटम कौन सा था बच्चों? कार्बन था। तो सेम टाइप बोला तो होमोसाइक्लिक, और बिकॉज सब कार्बन ही थे तो कार्बोसाइक्लिक, इसलिए दोनों नाम वैलिड है। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। अब बोलोगे सर क्या आप बात कर रहे हो यार, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन ही रहेगा ना यार। बोलोगे हाँ ऑब्वियस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सही बोल रहे हो आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, तो स्केलेटन तो कार्बन का ही रहेगा ना। लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि कुछ और आ सकता था? देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। सपोज मेरे पास 6 कार्बन की ऐसी चेन है। कितनी? 6 कार्बन की ऐसी क्लोज्ड चेन है मेरे पास। क्या है बच्चों? क्लोज चेन। तो 6 कार्बन यानी हेक्सागोन आपके पास क्लोज चेन सामने सामने आपको दिख रहा है। हर कार्बन पे हाइड्रोजन कितने लिखूं जरा बताना? हर एक पे 2। इसमें किसी को कोई आशंका, कोई डाउट, कोई दिमाग में कोई सवाल नहीं ना? बहुत बेसिक है। अच्छा, तो ये अच्छा पहली बात, ये होमोसाइक्लिक हुआ, कार्बोसाइक्लिक हुआ, यस और नो? आप बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स हुआ। अब इमेजिन करो मैंने एक CH2 उड़ा दिया और लगा दिया बीच में ऑक्सीजन, तो क्या अब इस पूरी क्लोज चेन में सारे सेम है? नहीं। टोटल मेंबर कितने? 6। उसमें से 5 कौन से? कार्बन। एक कुछ तो अलग है ना? कौन है एक अलग? कौन है? ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आई? और वो जो अलग है ना उसको ही हम लोग बोलते हैं हेट्रो। सेम मतलब होमो, अदर मतलब हेट्रो, पता ही आपको ना। जैसे आपने होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल सुना होगा, है ना? राइट, वैसे ही तो होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अदर। ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना बना सकते हैं, एनिमल्स ना, वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि जो क्लोज चेन बन रही है उसमें कोई एक मेंबर कार्बन के अलावा कुछ और होगा, बस। अदर देन कार्बन कोई मेंबर आ गया ना, उसको आप हेट्रोसाइक्लिक बोल दोगे। गया भेजे में? यस और नो? बहुत ही आसान है। वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो आप बोलेंगे ठीक है भाई क्लियर हो गया, आगे देखें। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये क्लियर। आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसके आगे होमोसाइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू homocyclic is further divided into first alicyclic, first is alicyclic, the other is aromatic. First is alicyclic, second is aromatic. ये भी देखते हैं। पहला कौन सा बोला मैंने? एलिसाइक्लिक। दूसरा कौन सा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक इतना नीचे आ रहा है, बाहर बहुत दूर आ रहा है, बहुत बाद में, है ना? तो बहुत सारे आपको बेंजीन के पीछे पड़ा होता, बेंजीन यहाँ आएगा भाई, बहुत टाइम है, बहुत दूर आया, है ना? क्योंकि मैं इसलिए बार बार ये चीज़ कहता हूँ क्योंकि स्कूल में ना आप लोग को गलत नहीं सिखाया, बट ओवर सिंप्लीफाइड सिखाया। हाँ, ओपन चेन वाले एलिफैटिक, बाकी सब क्या है, बेंजीन वाले एरोमेटिक, हो गया, इतना ही सीखा आपने। एलिसाइक्लिक तो वर्ड ही नहीं सीखा होगा मेजॉरिटी लोगों ने, पहली बार सुन रहे होगे आज। ठीक है, इट्स नॉट दैट योर स्कूल हैज टॉट यू एनीथिंग रॉन्ग, इट्स दैट यू हैड लिमिटेड सिलेबस बैक देन। तो अभी डिटेल में करते हैं। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक है। आप बोलोगे ओके, ये भी कर लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में क्या आएगा देखते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो आप बोलोगे सर फिर एलिसाइक्लिक जो है ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं आता क्या? करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
हेटेरोसाइक्लिक में क्या आएगा? एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी में एरोमेटिक में भी दो कैटेगरीज आएंगी। एरोमेटिक में देयर आर टू कैटेगरीज, बेंजीनॉइड यानी कि बेंजीन लाइक, एंड नॉन बेंजीनॉइड यानी कि नॉट बेंजीन लाइक। ठीक है बच्चों, तो पहले इसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया अपन ने। अभी हर एक वर्ड को, हर एक सिस्टम को डिटेल में समझेंगे कि एरोमेटिक कब बोलने का, एलिसाइक्लिक कब बोलने का, ओपन चेन कब बोलने का, क्लोज चेन कब बोलने का, ये सब कुछ अपन डिटेल में सीखेंगे एक एक उठा के। तो पहले ओवरऑल आपको मैं क्लासिफिकेशन जरा समझा लूँ अच्छे से, एक बार फिर से देख लो। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शायद मेरा वीडियो बीच में आएगा तो धीरे धीरे स्क्रॉल करके मैं आपको समझाऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन से? असाइक्लिक एंड साइक्लिक, अदर वर्ड्स ओपन चेन, क्लोज चेन। यहां तक क्लियर? असाइक्लिक यानी कि ओपन चेन को फिर क्लासिफाई किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर से देखो, ओपन चेन यानी कि एलिफैटिक यानी कि असाइक्लिक को कैसे क्लासिफाई किया गधे बच्चों? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले में दो तरीके के ऑप्शंस हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। क्लियर? अनसैचुरेटेड में दो टाइप के ऑप्शन है, एल्कीन और एल्काइन। ये तो आपको बचपन से पता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल शेजवान चटनी। हाँ, चाइनीज खाने बैठे तुम लोग, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन। उसमें दो टाइप्स हैं, होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब सारे एटम एक जैसे मतलब कौन से? कार्बन। सीधी बात है ना, एक जैसे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा जरा बताओ? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक जैसे होंगे तो कौन से होंगे? कार्बन ही होंगे ना, इसलिए होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या था? कार्बोसाइक्लिक। कॉमन सेंस, राइट? उसके बाद दूसरा पार्ट था हेट्रोसाइक्लिक, जहां पर कार्बन की जगह पे कुछ और नया आ गया। उसके बाद आता है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। होमो में एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रो में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में भी आपको यहां पर सेम ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक लिखा हुआ मिलेगा। बाय द वे वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में जो ऐसा लिखा है ना बच्चों, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, एलिसाइक्लिक भी तो नॉन एरोमेटिक में ही आ जाता है, यानी कि एरोमेटिक नहीं है वो, है ना? वैसा है। खैर अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। और लास्ट वाला है एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बेंजीनॉइड भी होते हैं और नॉन बेंजीनॉइड भी होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ऐसा चमक जाएगा कि अच्छा, एरोमेटिक में बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड दोनों होते हैं, तो हमको बचपन से ऐसा क्यों सिखाया गया कि एरोमेटिक का मतलब बेंजीन? सिखाया गया ना आपको बचपन से, एरोमेटिक इक्वल टू बेंजीन, बेंजीन इक्वल टू एरोमेटिक, ऐसा ही सिखाया गया है ना। तो वो 10th तक ठीक है, वैलिड था। अभी भी आप 11-12 की बात करो या एंट्रेंस एग्जाम की भी बात करो, तो 99% ऑफ द केसेस आपको एरोमेटिक में बेंजीन वाले ही हैं आपके सिलेबस में। पर कुछ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी ऐसे हैं जो एरोमेटिक होते हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये सबके भेजे में गया बच्चों, है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन।
I want you to write this down in your notebook right now because I have included a little bit extra थोड़ा सा, और इसको मैंने प्रॉपरली प्रेजेंट करके आपको बना के दिया है. थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स है जो टेक्स्ट बुक में जो चार्ट बनाया हुआ है उसमें नहीं है, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड ऑल दैट, वो भी आप पूरा एक साथ लिख के ले लो आपकी प्रैक्टिस के लिए. चलो लिख लो. तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको कि वो जो एक चार्ट बनाया हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया है आपके बुक में, पर उसमें एक दो चीज़ें अपन ने एक्स्ट्रा लिखी हैं. और एक चीज़ बिफोर अप्लाई योर ओन ब्रिलियंट माइंड्स, लेट मी टेल यू, बहुत जगह पे या आपके कोई दोस्त होंगे या जो दूसरे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कोई नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी है, वो आपको ऐसे आके बताएंगे कि अरे ये क्यों पढ़ रहा है तू, ये तो डिलीटेड सिलेबस में है. हो रहा होगा आप लोगों के साथ में, आपके जो फ्रेंड्स दूसरी जगह गए हैं कि नहीं ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिलीटेड है, ये रिड्यूस सिलेबस है. रिड्यूस्ड या डिलीटेड आपके बैच के लिए कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, और होगा तो भी अपन सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि एक पैराग्राफ, हमारी गवर्नमेंट महान है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो गधे हैं, मुंह पे बोल रहा हूँ. ठीक है, वो सोचते हैं कि पूरे चैप्टर में से बीच बीच में से 2 पैराग्राफ उड़ा देने से बच्चा बहुत खुश हो जाएगा कि भाई सिलेबस रिड्यूस हो गया. उन्होंने इतनी कॉमन सेंस नहीं लगाई कि 2 पैराग्राफ निकाल दिया तो आगे के पैराग्राफ नहीं समझेंगे. तो आप लोग भी प्लीज़ अपने ऐसे, अगर आपके इडियट दोस्त हों तो उनसे दूर रहना. और अगर आपको आके बोले कि अरे तू क्यों ये चैप्टर आधा चैप्टर तो डिलीटेड है, काय को पढ़ रहा है, तो उसको बोलना भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तेरे को नहीं पढ़ना है मत पढ़. ठीक है ना. ये खास करके महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के साथ बहुत हो रहा है. आधे से ज़्यादा क्लासेस, आधे से ज़्यादा टीचर और आधे से ज़्यादा आपके दोस्त आपको डिलीटेड सिलेबस के चक्कर में फंसा रहे हैं. और आपको शुरुआत से ही सावधान रहिए, सतर्क रहिए. तो ठीक है, तो ये चीज़ से प्लीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड करना कि डिलीटेड के पीछे कम पढ़ना पड़े, ऐसे मत, इसमें मत जाना. अपन एटलीस्ट बेसिक्स तो अपने को हर चीज़ की कवर करनी है. कोई एक आधा चैप्टर है जो जैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, वो नहीं करेंगे हम लोग, वो चलेगा, ठीक है. बट व्हेन यू स्टार्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू से ओके स्किप दिस पैराग्राफ, स्किप दिस न्यूमेरिकल, दैट इज टोटली स्टूपिड. I don't really understand what the logic of the policymakers is behind that. And anyway, for your batch, you all have just enrolled now in 2021, which means your exam is going to be in 2023. कोविड जा चुका होगा, कोई डिलीटेड कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है. तो अभी से ज़्यादा लॉटरी लग गई ऐसा खुश मत हो. नेक्स्ट वेव आएगी, उसके बाद भी 2 साल हैं. ठीक है, और प्लस अगर जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट आपको अगर सीखना है या समझना है तो बीच बीच में से पैराग्राफ उड़ा के कोई मतलब नहीं है. अपन सारी चीज़ें करने की, एटलीस्ट अपन ऑनेस्ट एफर्ट तो यही करेंगे कि सब कुछ हम लोग कवर करें. ठीक है बच्चों, यस. तो आज हमारा क्लासिफिकेशन तक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट होमोलॉगस सीरीज मीन्स एंड व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स. और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जाएंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स किस तरह लिखने उसके ऊपर. ओके.